अक्सर आप सोचते होंगे और अक्सर आपको लोगों ने कहा होगा कि सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगा। सोच बदलो, सफल हो जाएगा। लेकिन आज तक ये नहीं समझ में आया कि इस सोच को बदलना कैसे है। और इसी पे रिसर्च करते करते हमारे पास बहुत सारे नियम ऐसे निकल के आए जिनसे सही में सोच को बदला जा सकता है। आप देख सकते हैं एक एक से एक रूल यहाँ पे हमने निकाला। 5x5 रूल हो गया, या फिर कॉग्निटिव कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग हो गया, या फिर आपका ग्रोथ माइंडसेट हो गया। ये सारा रूल निकल के हमारे सामने आया बहुत सारा रिसर्च करने के बाद। स्टोइक फिलॉसफी हो गया। तो सारा रूल पे जब हमने रिसर्च किया तब समझ में आया कि अच्छा, सोच को जो बदलना है उसका रास्ता यहां से है। तो नमस्कार, मैं राहुल राज एक बेहतरीन सा वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और इस वीडियो को थोड़ा धैर्य से देखिएगा और हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है कि आपको हम आज मोटिवेट कर देंगे और आज आप आग लगा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, यथार्थ पे काम करेंगे, प्रैक्टिकली सॉल्यूशन देंगे, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। पूरा का पूरा हमने अच्छे से तैयार किया है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाकी चैनल पे नए होंगे तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहला जो हमारा रूल आता है वो 5x5 रूल होता है। अभी 5x5 जो रूल है वो कहता क्या है इसके बारे में समझेंगे यहाँ पे। 5x5 रूल कहता है कि जो हम लोग परेशान रहते हैं उसमें बड़ी परेशानी बहुत कम रहती है। जो बड़ी परेशानी है वो बहुत कम रहती है, छोटी छोटी बातों से ज्यादा परेशान रहते हैं। कोई हमारी आलोचना कर दे, कोई हमारी शिकायत कर दे किसी से, किसी काम में थोड़ी सी गलती हो गया। सबसे ज्यादा प्रभाव आज के डेट में ये वाला लाइन डालता है, किसी ने मैसेज का जवाब नहीं दिया, किसी को मैसेज किया और रिप्लाई नहीं कर रहा है। अब हम परेशान हो जाएंगे, आखिर काहे नहीं कर रहा है। कहीं सामने वाला गुस्सा तो नहीं हो गया, कहीं सामने वाला कुछ हो तो नहीं गया। इस चक्कर में हम लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। या फिर किसी परीक्षा में उम्मीद से कम नंबर आ गए तो हम उसी में कई दिनों तक उसके बारे में सोचते रहते हैं और लगे रहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे इसमें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 5x5 रूल हमारी मदद करता है इसमें। इस नियम का मतलब है कि अगर कोई भी बात, कोई भी घटना, कोई भी परेशानी आपके साथ आती है और अगले 5 साल में इसका कोई महत्व नहीं रहने वाला है, तो उसके बारे में 5 मिनट से ज्यादा चिंता मत करो। अगर कुछ भी होता है आपके साथ तो सोचिए कि क्या इसका प्रभाव अगले 5 साल में भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर जवाब है कि नहीं तो फिर उस पे 5 मिनट से ज्यादा उसको समय नहीं देना है, आगे बढ़ जाना है। अब इसका मतलब यह नहीं कि समस्या को ही नजरअंदाज कर देना है, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब है कि समस्या को समझो, उससे जो सीख मिलती है उसे लो और फिर आगे बढ़ जाओ। अब जैसे पेपर में नंबर कम आया तो पूछेंगे, आगे 5y का रूल आएगा उसमें आपको सीखेंगे। पूछेंगे जब आप अपने आप से कि क्यों नंबर कम आया, तो जब कोई दूसरा पूछता है तो आप बहुत सारा एक्सप्लेनेशन बना लेते हैं और वही एक्सक्यूजेज आपके माइंड को ही पकड़ लेता है। बहुत सारा एक्सक्यूज बना लेते हैं, पेपर टफ बन गया तो ये हो गया वो हो गया। लेकिन जब खुद से पूछते हैं तो आपको ओरिजिनल रीजन पता चल जाता है कि नंबर आपका कम क्यों आया। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि आप, समस्या आ रहा है आपका, कुछ भी आपके साथ हुआ तो आप उसको समझिए, उससे सीखना यही है कि अगर नंबर कम आया मतलब प्रैक्टिस कम था। तो प्रैक्टिस कम था तो आपको प्रैक्टिस करना है आगे, और उसके बारे में सोचने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। आगे बढ़िए, प्रैक्टिस में लगिए, कहने का इतना ही मतलब है। यहाँ पे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगला है कि अपनी जिंदगी में लागू कैसे करना है। सबसे मेन पॉइंट यही है कि इसको अपने जिंदगी में लागू करने के लिए क्या करना होगा। तो जब भी कोई परेशानी आए तो रुक रुक कर खुद से 3 सवाल पूछना है। सबसे पहला सवाल है कि क्या यह समस्या 5 साल बाद भी महत्वपूर्ण होगी। जो अभी आपके पास समस्या है, क्या ऐसा है कि 5 साल बाद भी आपके साथ रहेगी और 5 साल बाद भी आपको इफेक्ट डालेगी। दूसरा है, क्या इस समस्या को अभी तक हल कर सकता हूं। दूसरा है कि क्या इस समस्या को मैं अभी हल कर सकता हूं। तीसरा है, अगर नहीं तो इसके बारे में क्या लगातार सोचने से कुछ बदलेगा। और अगर तीनों का जवाब यहाँ पे आ जाता है आपका नहीं, तो फिर उसकी चिंता छोड़ दीजिए और अपने अगले काम पर ध्यान लगाइए। और मैक्सिमम केस में आप जितने भी चीजों से परेशान रहते हैं उसमें 95% केस में इन तीनों का जवाब आएगा नहीं। करके देख लीजिएगा इसके बाद, वीडियो के बाद। यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कह रहा है कि जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां अस्थायी नहीं होती हैं, लेकिन हम उन्हें लेकर जो चिंता करते हैं वो हमारा समय, ऊर्जा और खुशी सब छीन लेता है। इसीलिए अगली बार जब कोई छोटी समस्या आए, आपको परेशान करे,
तो बस एक सवाल पूछिए, क्या यह 5 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो उसे 5 मिनट से ज्यादा अपने दिमाग में जगह नहीं देना है, अपने काम पे लग जाना है, आगे बढ़ जाना है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे, बस धैर्य बना के रखिएगा। यहां से अगला आता है आपका दूसरा रूल, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, सोचने का नजरिया बदलना। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जो घटनाएं होती है वे हमेशा हमारी भावनाओं को तय नहीं करती है। असल में उन घटनाओं के बारे में हम क्या सोचते हैं वही हमारी भावनाओं को तय करते हैं। बात सही है। इसी सिद्धांत को कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी परिस्थिति को देखने का नजरिया बदलना, ताकि आप उसे अधिक सकारात्मक, निष्पक्ष और सीख देने वाली तरीके से देख सकें। अब इसके लिए क्या क्या करना है ताकि आपके लाइफ में इंप्लीमेंट हो जाए, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगला आता है, इसको एक छोटी सी कहानी से पहले समझ लीजिए। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करके किसी परीक्षा की तैयारी की, लेकिन रिजल्ट आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं आया। तो अब इस घटना को देखने का दो तरीका है। पहला नजरिया है कि मैं फेल हो गया हूं, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। तो इससे क्या है, भविष्य आपका फ्यूचर जो है निगेटिव में जा रहा है। दूसरा इसका नजरिया देखिए, अभी इसी में अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा और आगे मेहनत करने का मन नहीं करेगा। मतलब फ्यूचर निगेटिव जा रहा है। वही दूसरा तरीका है, वही सेम सिचुएशन है, लेकिन दूसरा तरीका क्या है? हाँ, इस बार मेरा परिणाम अच्छा नहीं हुआ। ये जो इस बार लगा हुआ है ये बहुत मैटर करता है। इस बार मेरा परिणाम अच्छा नहीं आया, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मेरी कमजोरियां कहाँ हैं। अगली बार मैं बेहतर तैयारी कर सकता हूँ। घटना वही है, लेकिन सोच बदलते ही भावनाएं और भविष्य दोनों बदल गए। इसमें क्या है, इस बार के बारे में बात किया जा रहा है, आगे कर लेंगे। इसमें पहला में क्या था, आगे नहीं कर पाएंगे। दोनों में फ्यूचर चेंज हो जा रहा है। यही है तरीका। आगे आते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यह तकनीक मदद कैसे करती है? जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति को नए नजरिए से देखना सीख जाते हैं तो क्या क्या होता है? पहला, तनाव आपके साथ कम हो जाएगा। दूसरा, भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ता है। तीसरा, आत्मविश्वास आपका मजबूत हो जाता है। चौथा, हर समस्या में सीख दिखाई देने लगती है। और पांचवा है, आप खुद को पीड़ित नहीं बल्कि सीखने वाला व्यक्ति मानने लगते हैं। आगे आ जाइए, इसको अपनी जिंदगी में लागू करने का तरीका क्या क्या है इसको बारे में समझिए। जब भी कोई नकारात्मक घटना हो तो तुरंत खुद से दो सवाल पूछिए। पहला सवाल है, क्या इस घटना को देखने का कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है? अब आपको लगेगा ये पूछें। हाँ, शुरुआत में आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि आदत आपका कुछ और बना हुआ है। तो पूछना पड़ेगा, जब भी कोई घटना हो तो खुद से पूछिए कि क्या इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं। निकल के आएगा सॉल्यूशन, पूछ के देखिएगा। दूसरा है, क्या इससे मैं क्या सीख सकता हूं? जब भी कुछ होता है तो पूछिए खुद से। शुरुआत में आदत डालना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं। यहाँ पे है, सफल लोग समस्याओं से ज्यादा अलग नहीं होते हैं। मतलब जो आप ही के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जो लोग फेल हो जा रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो जा रहा है, दोनों लोग के साथ समस्या एक ही है कि एग्जाम को पास करना है। तो वही कह रहा है कि सफल लोग जो होते हैं समस्याओं से अलग नहीं होते हैं। वे सिर्फ समस्या को देखने का तरीका अलग रखते हैं। जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? क्योंकि जिस दिन आपने परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदल लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अब याद क्या रखना है आपको, आपकी जिंदगी को घटनाएं नहीं बदलती, उन घटनाओं के बारे में आपकी सोच बदलती है। आप क्या सोचते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आगे आ जाइए, तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल, ग्रोथ माइंडसेट। माइंडसेट का भी खेल बहुत बड़ा होता है, आप भी जानते हैं। तो आज समझेंगे ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है। ग्रोथ माइंडसेट जो कहता है, दोस्तों, दुनिया में दो तरह की सोच वाले लोग होते हैं। पहले वे लोग जो मानते हैं कि उनकी बुद्धि, प्रतिभा और क्षमताएं जन्म से तय होती हैं। अगर वे किसी काम में अच्छे नहीं है तो वे सोचते हैं कि मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। ठीक है। दूसरा कहता है, दूसरे वे लोग होते हैं जो मानते हैं कि हर कौशल, मेहनत, अभ्यास और सही सीखने के तरीके से विकसित किया जा सकता है। कोई भी काम हो, कोई ऊपर से सीख के नहीं आता। अगर कोई किसी काम में एक्सपर्टीज है तो कैसे है, यहाँ पे प्रैक्टिस करते करते एक्सपर्ट हो गया है। अगर आज मैं मैथ पढ़ाने में एक्सपर्ट हूं तो उसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास इनबिल्ट मैथ का जो बुक है वो हमारे दिमाग में डाला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। यहीं पे प्रैक्टिस करते करते उस लेवल पे पहुंच गया हूं कि थोड़ा सा आपसे ज्यादा जानने लगा हूं, और उसी चीज को आपको बताता हूं। आप भी उसमें एक्सपर्टीज हो सकते हैं अगर उतना टाइम दे दिए तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है।
वही कह रहा है कि दूसरे लोग वैसे होते हैं जो ये मानते हैं कि हर कौशल, मेहनत, अभ्यास और सही सीखने के तरीके से विकसित किया जा सकता है। इसी को ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। अब आगे अभी ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। आज के डेट में ई वाले माइंडसेट वाले लोग बहुत सारे हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, वो फिक्स कर लिए हैं, तय कर लिए हैं, उनका सब कुछ डिसाइडेड है। जबकि आपको भी पता है कि पहले से कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेकिन वो डिसाइड कर लिए हैं। समझिएगा कैसे। जैसे फिक्स्ड माइंडसेट का बात करूं, तो किसी का मैथ कमजोर है तो क्या कहेगा, मैं मैथ में कमजोर हूं। दूसरा अगर बात करें तो कोई कहेगा मुझे कभी अंग्रेजी नहीं सीखी जाएगी, मैं कैमरे के सामने अच्छा नहीं बोल सकता हूं। ऐसी सोच वाले लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन वही ग्रोथ माइंडसेट इसी सेम तरीका को क्या करेगा, ग्रोथ माइंडसेट जिसका होता है वो कहता है कि मैं अभी, ये जो अभी वर्ड लगा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी गणित में अच्छा नहीं हूं लेकिन अभ्यास करने से बेहतर हो सकता हूं। मतलब इसके साथ एक होप है कि अभ्यास करेगा तो ये सीख जाएगा, और जब होप रहेगा तभी आगे भी प्रैक्टिस करेगा। दूसरा कह रहा है मैं अंग्रेजी, मेरी अंग्रेजी अभी कमजोर है लेकिन मैं सीख सकता हूं। तीसरा कह रहा है अभी कैमरे के सामने बोलने में परेशानी होती है लेकिन अभ्यास से सुधार होगा। यही सोच लगातार इंसान को आगे बढ़ाता है, और ई जो होते हैं जहां रहते हैं उससे पीछे की तरफ बढ़ते जाते हैं, और ई आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। अब इसमें से कौन सा आपका है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ईमानदारी से कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला होता है असफलता से डर क्यों लगता है। सबको डर लगता है, मैक्सिमम लोगों को, और वही फेल भी होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं, अगर हमारा परीक्षा में नंबर कम आया तो हम परेशान हो जाते हैं, लोगों को क्या बताएंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसी में हम परेशान हैं। दूसरा कहता है ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है, इस बार मेरा प्रदर्शन कमजोर था, मैं नहीं। इस बार क्या कह रहा है, अपनी पहचान बना लेते हैं और सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं। ठीक है। और ये क्या कह रहा है, मेरा प्रदर्शन कमजोर था, मतलब कि मैं अच्छा नहीं कर पाया, ठीक है अगला बार कर लेंगे। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे दोनों में बहुत बड़ा अंतर क्या है, एक हमारी पहचान बन गई कि मैं कमजोर हूं, और दूसरा केवल आपके वर्तमान परिणाम को बता रहा है कि हाँ भाई इस बार नंबर कम आया है। बात समझ में आ रहा है। आगे आ जाइए, अब इसको लागू कैसे करना है। लागू को कैसे करना है, तो असफलता को पहले तो फीडबैक समझना शुरू कीजिए, कि जब भी फेल हो तो फीडबैक है आपका। अब फीडबैक कैसे होगा, जब भी कोई गलती हो खुद से पूछिए, इससे मैं क्या सीख सकता हूं। बैठिए खुद के साथ, बैठना पड़ेगा, नहीं तो पहले लोगों के पास बर्बाद होने के लिए इतनी सारी चीजें नहीं थी। अब आपके पास तो एक 6 इंच का आ रहा है, वही बर्बाद कर देगा। तो खुद के साथ बैठ के पूछिए कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं। दूसरा कह रहा है दूसरों से तुलना कम कीजिए, अपनी तुलना केवल अपने पुराने संस्करण से कीजिए। मतलब आप 1 महीना पहले कैसे थे, अगर मैथ ही पढ़ रहे हैं तो आप 1 महीना पहले मैथ में कैसे थे। अगर आज आप पिछले महीने से बेहतर हैं तो आप सही दिशा में हैं, आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि अगर आप खुद को 1% भी अगर रोज बेहतर बनाते हैं तो आप 37.5 गुना बेहतर बन जाएंगे मात्र 1 साल में। बात समझ में आ रहा है। तीसरा है सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए, केवल परिणाम पर नहीं कि हम मैं फेल हो गया बस उसी को लेकर के सोच रहे हैं। भाई हम तो फेल हो गए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप रोज कितना बेहतर बन रहे हैं, रोज कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब इस बार 50 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस हुआ, अगर इस महीने तो अगला महीने 60 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 60 भी हो रहा है तो अच्छा है, 100 करना कोई जरूरी नहीं है कि हम अगला महीने 100 करेंगे तभी जाकर के बेहतर है। पिछले महीने से तो बेहतर है ना, फिर 100 भी होगा, समय आएगा। अगला यहाँ पे ध्यान देंगे, सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। प्रतिभा का नहीं होता है, टैलेंट का नहीं होता है, सही बात है। आप कई बार देखे होंगे, आपसे बहुत कमजोर लड़का भी सिलेक्शन लेके चला जाता है, आप घर बैठे रहते हैं, कई बार देखे होंगे। सोच का होता है, असफल लोग गलती देखकर रुक जाते हैं जबकि सफल लोग गलती देखकर सीखते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप किसी काम में सफल ना हो तो यह मत कहिए कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि कहिए कि मैं अभी तक नहीं कर पाया हूं, क्योंकि अभी तक भविष्य की पूरी संभावनाएं छुपी होती है जो अभी तक में है। बात समझ में आए।
तो यहाँ पे वही कह रहा है कि प्रतिभा आपको शुरुआत दिलाएगा, आपका टैलेंट है तो कहीं पे आपको पहचान, थोड़ा सा इमेज क्रिएट करेगा, लेकिन जब लगातार सीखने का माइंडसेट रहेगा तो वही आपको लास्ट मंजिल तक पहुंचाएगा। अगला आता है आपका स्टोइक फिलोसफी। स्टोइक फिलोसफी क्या होता है, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। स्टोइक फिलोसफी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इस पे अच्छा रिसर्च भी हमने किया है। दोस्तों, जीवन में दुख और तनाव का सबसे बड़ा कारण समस्याएं नहीं होती है, सही बात है, बल्कि यह इच्छा होती है कि सब कुछ हमारी मर्जी के अनुसार हो। और सब कुछ हमारी मर्जी के अनुसार हो सकता है, कभी संभव है, कभी संभव नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसको भी हम कंट्रोल करने के चक्कर में लगे रहते हैं और इसीलिए परेशान रहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मौसम हो गया, लोगों की राय, आर्थिक स्थिति, दूसरों का व्यवहार, परीक्षा का कठिन पेपर या अचानक आने वाली परिस्थितियां, इनमें से कई चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। तो स्टोइक फिलोसफी हमें क्या सिखाता है, जिस चीज को नहीं बदल सकते उसे स्वीकार कर लो और जिस चीज को बदल सकते हो उस पे जान लगा दो। अब रिजल्ट आ गया, ठीक है, आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, तो अब इसको आप बदल नहीं सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप फेल हो गए, ठीक है, बात खत्म। अब बदल क्या सकते हैं आप, तो अपना प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ा सकते हैं अगला एग्जाम में फेल ना होने के लिए। तो अब आप इस पे जान लगाइए, ना कि इस पे परेशान रहे। कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है, लेकिन अभी आगे और इसमें समझना है। समस्याएं कहाँ होती है, मान लीजिए किसी परीक्षा में बहुत अच्छी तैयारी की आपने, लेकिन परीक्षा वाले दिन पेपर कठिन आ गया और अब आपके पास दो विकल्प है। पहला विकल्प है गुस्सा करना, शिकायत करना, सोचना मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारे लोगों को सुनते हैं कि सर मेरा ही लक खराब है, मेरे वाले दिन ही पेपर ई हो गया, तो मेरे वाले दिन ही ई हो गया। तो यही है पहला विकल्प। दूसरा विकल्प क्या कहता है, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ पेपर कठिन था, यह मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मैं जितना अच्छा कर सकता हूं उतना प्रयास जरूर करूंगा। और यही है स्टोइक थिंकिंग। इसको कैसे लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे इसके बारे में भी पूरे डिटेल में है। पहले इसको समझिए, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या कहता है। स्टोइक फिलोसफी में एक केस बनता है वर्स्ट केस सिनेरियो। अभी कहता है कि कोई भी चीज है, उसको सोच लीजिए कि इसमें कितना बुरा हो सकता है, अधिक से अधिक क्या हो सकता है। अगर अच्छा हुआ तो ई हो जाएगा, आप भी जानते हैं कोई भी चीज शुरुआत अगर कर रहे हैं तो उसका अच्छा वाला परिणाम तो आपको पता होता है कि अगर आप सक्सेस हुए तो ये होगा। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है कि शुरू करें कि ना करें, तो आप बैठिए खुद के साथ और पूछिए कि इसका सबसे बुरा स्थिति क्या हो सकता है इसमें। और यही होता है वर्स्ट केस सिनेरियो। और जब आप सोचेंगे ना कि सबसे बुरा स्थिति क्या होता है, तो आपके सामने रिजल्ट निकल के आएगा कि इसका बुरा से बुरा परिणाम को भी आप आसानी से हैंडल कर लेंगे। और यही है वर्स्ट केस सिनेरियो। तो वही कह रहा है कि इसका मतलब है कि किसी काम को शुरू करने से पहले यह भी सोचो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। यह निराशावादी बनने के लिए नहीं, यह मानसिक रूप से तैयार रहने के लिए, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस भी आप सोच चुके हैं कि सबसे बुरा होगा तो ए हो सकता है, और अगर ए होगा तो उससे भी हम निपट लेंगे, तो फिर आपका डर खत्म हो जाएगा। आगे आइए यहाँ पे, आगे कह रहा है डर क्यों कम हो जाता है, क्योंकि अक्सर हम वास्तविक समस्या से नहीं बल्कि अपनी कल्पना से डरते हैं। बहुत सारा चीजें ऐसी माइंड में कल्पना करते हैं, इमेजिन करते रहते हैं, ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, और उसी से डरते रहते हैं। कह रहा है जब हम सबसे खराब स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो डर की शक्ति कम हो जाती है और फिर हमारा ध्यान चिंता पर नहीं समाधान पे जाने लगता है, क्योंकि सॉल्यूशन मिल जाता है। आगे कह रहा है कंट्रोल vs नो कंट्रोल। स्टोइक फिलोसफी का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि हर स्थिति में खुद से पूछिए क्या यह मेरे नियंत्रण में है। अगर हाँ तो मेहनत कीजिए, अगर नहीं तो उसे स्वीकार कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। आगे आपके नियंत्रण में क्या क्या है, आप मेहनत कर सकते हैं, आपका बिहेवियर, आपकी सोच, आपका डिसिप्लिन, आपकी तैयारी, जो कि आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में क्या नहीं है, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, आपकी किस्मत कैसी है, मौसम आज कैसा रहेगा, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम क्या है, किसी परीक्षा का पेपर कैसा बनेगा, ये आपको नहीं पता होता, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो फिर इसके लिए परेशान रह के भी आप क्या कर लेंगे। तो वही यहाँ पे कहता है कि कुछ नहीं, इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करना है, उसके लिए नियंत्रण वाली और बिना नियंत्रण वाली चीजों की सूची बनाइए। जब भी तनाव हो तो एक कागज पर दो कॉलम बनाइए, और मेरे कंट्रोल में क्या है उसको भी लिख लीजिए और मेरे कंट्रोल से बाहर क्या क्या है उस पर लिख लीजिए।
और फिर इस पे काम करना शुरू कर दीजिए, बस आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया? यहाँ पे वही कर रहा है। दूसरा चीज इसका है, सबसे खराब स्थिति की कल्पना कर लीजिए, खुद से पूछिए कि अगर सबसे बुरा हुआ इस केस में तो मैं क्या करूंगा। अधिकतर समय आपको एहसास होगा कि आप उससे भी निपट लेंगे। आगे यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है, वास्तविकता को स्वीकार करना सीखिए। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना यह समझना है कि वास्तविकता क्या है, ताकि आप सही कदम उठा सकें। और आज जीवन में शांति तब नहीं मिलती है जब सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। एक तो बात सही है कि सारी समस्याएं कभी खत्म ही नहीं होंगी। जब तक आप जीवित हैं, इस पृथ्वी पे हैं, तब तक आपके साथ समस्याएं रहेगी ही रहेंगी। शांति तब मिलती है जब आप यह समझ जाते हैं कि कौन सी चीजें आपके नियंत्रण में है और कौन सी चीजें नहीं। जिस दिन आप अपने नियंत्रण के से बाहर की चीजें से लड़ना छोड़ दिया, उसी दिन आपकी आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बात समझ में आ रहा है? आगे आ जाइए। आप हर तूफान को नहीं रोक सकते, लेकिन हर तूफान का सामना करने के लिए खुद को मजबूत जरूर बना सकते हैं, और यही इसका एक लाइन का सार है। आगे आ जाइए। अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल है स्टॉकडेल पैराडॉक्स। ये अमेरिका का एक नेवी का जवान था, उसका वहां से ही नाम निकल के आया है। इसके बारे में समझिएगा। दोस्तों, जब जीवन में कठिन समय आता है तब लोग आमतौर पर दो गलतियां करते हैं। पहली गलती, वे केवल सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है, और वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है? ऐसा बच्चा छोटे केस में ज्यादा होता है। वो क्या करेंगे, अगर कोई चीज कर रहे हैं तो कहीं से कॉपी कर लेंगे, कहीं से किसी से छाप लेंगे, और उनको लगता है कि सब बढ़िया चल रहा है। वो ओरिजिनल सिचुएशन से दूर रहते हैं। दूसरा गलती करते हैं कि वे केवल समस्याएं देखते हैं और उम्मीद को खो देते हैं। लेकिन इन दोनों को मिला करके अब आपको क्या करना है उसको समझिए। स्टॉकडेल पैराडॉक्स कहता है कि हमें इन दोनों गलतियों से बचना सिखाता है। इसका सार है कि कठिन सच्चाइयों का सामना करो। उसका सच्चाई क्या है? अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इस चीज को एक्सेप्ट करो, और तभी जाकर के उसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। आगे कह रहे हैं, लेकिन कभी यह विश्वास मत खो कि अंत में तुम सफल हो सकते हो। यानी एक तरफ वास्तविकता को स्वीकार करो और दूसरी तरफ भविष्य के प्रति मेहनत करना सीखो। बात समझ में आया? यह नाम कहां से आया? यह सिद्धांत अमेरिकी नौसेना के अधिकारी जेम्स स्टॉकडेल के अनुभव से आया है। वे युद्ध के दौरान कई वर्षों तक कैद में रहे। उन्होंने बाद में बताया कि जो लोग केवल यह सोचते थे कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, वे अक्सर सबसे ज्यादा निराश होते थे। लेकिन जो लोग वास्तविक स्थिति को समझते थे और साथ ही यह विश्वास रखते थे कि वे अंततः इससे बाहर निकलेंगे, वे मानसिक रूप से अधिक मजबूत रहे। बात समझ में आया? आगे आ जाइए। अब स्टॉकडेल पैराडॉक्स का असली मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि वो कहता है कि तुम मान लो कि सब कुछ अच्छा है। ऐसा मानना भी नहीं है। ठीक है, मान लोगे तो फिर दिमाग भी मान लेता है सब कुछ अच्छा है, फिर छोड़ो क्या ही करना है, कोई समस्या नहीं है, ये भी नहीं कहता है। सब अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसका रियलिटी क्या है? हाँ, समस्या बड़ी है, रास्ता कठिन है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मेहनत करूंगा, और तब जाकर के चीजें अचीव होती हैं। इसका एक उदाहरण से समझिएगा। मान लीजिए किसी छात्र ने जेई की तैयारी शुरू की। कुछ महीने बाद उसे एहसास होता है कि उसका मैथ कमजोर है, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं और प्रतियोगिता बहुत कठिन है। ये बहुत सारे लोगों का रियलिटी है। ठीक है, आज के डेट का रियलिटी है। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा इस पे। अब इसमें गलत सोच क्या है कि सब बढ़िया है, उसका मैथ कमजोर है, उसको पता है टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या मान के चल रहा है कि सब बढ़िया है, मैं आसानी से आईआईटी निकाल लूंगा। यह वास्तविकता से भागना है। क्या है? वास्तविकता से भागना है। दूसरा गलत सोच क्या है? मेरा गणित कमजोर है, इसीलिए अब कुछ नहीं हो सकता है, यह उम्मीद छोड़ देना। ये भी गलत है। स्टॉकडेल पैराडॉक्स क्या बोलता है कि हाँ, मेरी तैयारियां में कमी है, हाँ मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन अगर मैं लगातार सुधार करता रहा तो मेरे पास सफल होने का मौका है, और यही आपको आगे लेके जाएगा। पहले के लोग इतना इस सब चीजों को नहीं जानते थे, लेकिन वो इंप्लीमेंट कर लेते थे क्योंकि उनके पास टाइम होता था खुद के साथ बैठने का। आज के डेट में ना हमारे पास ना आपके पास किसी के पास खुद के साथ बैठने का टाइम ही नहीं है। बर्बाद होने के लिए बहुत सारा चीज अवेलेबल है। इसीलिए चीजों को आज की डेट में आपको सही चीजों को भी जानना पड़ेगा।
आगे आ जाइए यहां से। अब क्या कह रहा है, यह सोच क्यों काम करती है? क्योंकि केवल आशावाद कभी कभी भ्रम पैदा करता है और केवल यथार्थवाद कभी कभी निराशा पैदा करता है। तो ये स्टॉकडेल पैराडॉक्स दोनों को जोड़ता है और यह मानसिक मजबूती तैयार करता है, स्ट्रॉन्ग, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है। आगे क्या कह रहा है, अपनी जिंदगी में कैसे लागू करना है? सबसे मेन पॉइंट, सच्चाई से मत भागिए, अपनी कमजोरियां, गलतियों और चुनौतियों को ईमानदारी से स्वीकार करिए, ठीक है? वर्तमान समस्या को बढ़ा चढ़ाकर मत देखिए, कठिनाई को पहचानिए कहाँ पे समस्या बन रहा है, लेकिन उसे अपनी पूरी पहचान मत बना लीजिए। बात समझ में आ रहा है ना? कठिनाई को पहचानना है, लेकिन उसको अपना पहचान नहीं बना लेना है कि मेरा मैथ कमजोर है। नहीं, अभी मेरा मैथ कमजोर है। बात समझ में आ रहा है? दोनों लाइन में फर्क। भविष्य पर विश्वास रखिए, तीसरा पॉइंट है सबसे ज्यादा। भविष्य पर विश्वास रखना होगा कि आज की जो भी स्थिति आपके साथ है वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि टाइम है, सब कुछ बदलता है, ये भी बदलेगा। समझ में आ रहा है? लगातार प्रयास, सीख और सुधार भविष्य को बदल सकते हैं। दो वाक्य हमेशा याद रखिए, स्थिति कठिन है लेकिन मैं इससे निकल सकता हूं। दोनों बात एक साथ सच हो जाएगा। बात समझ में आया? आगे आ जाइए। अब इसके एक लाइन में सार को समझिए। जीवन में सफल वही लोग होते हैं जो कठिन सच्चाइयों से आंख नहीं चुराते और फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। वे समस्याओं को देखते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके सामने झुकते नहीं है। यही स्टॉकडेल पैराडॉक्स है। वास्तविकता को स्वीकार करो, लेकिन अपने भविष्य पर विश्वास कभी मत खो। बात समझ में आया? पूरा निचोड़ क्या है इसका? और एक लाइन में सार देख लीजिए। कठिन समस्या यह तय नहीं करता कि आपका भविष्य क्या होगा। कठिन समय में आपका जो रवैया है वह यह तय करता है कि आप कहाँ पहुंचेंगे। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो पॉजिटिव रहना बहुत आसान चीज है, ठीक है? फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा। सब कुछ गलत है, कठिन हार्ड टाइम चल रहा है और उसमें खुद को पॉजिटिव रखना, तभी जाकर के जिंदगी में आगे जा पाइएगा। अगर आगे जाना है तो जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, पहले से ही आप बहुत आगे हैं, तो फिर आप खुद को पॉजिटिव ना भी रखेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि सब कुछ अच्छा है। अगला पॉइंट पे आ जाइए। अगला रूल क्या कहता है? ऑकम रेजर, ऑकम का सिद्धांत, ये क्या है ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, अक्सर हमारी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचना। आज की डेट में बहुत ज्यादा ही हो गया है। इधर बीच बहुत सारे लोगों से ऐसा मिले जिस जो कि ओवर थिंकिंग उनका इतना लिमिट पार कर चुका है कि कुछ कहना ही नहीं है। सब कुछ अपने से सोच के, सब कुछ अपने से डिसाइड कर चुके हैं वो, जबकि रियलिटी कुछ और है। अक्सर हम किसी छोटी सी बात को इतना जटिल बना देते हैं कि खुद ही तनाव में आ जाते हैं। किसी ने मैसेज का जवाब नहीं दिया तो हम सोचने लगते हैं, क्या क्या सोचते हैं, शायद वह मुझसे नाराज है। सबसे ज्यादा सोचते हो तुम्हारा ही कहते हैं। शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, शायद वह मुझे पसंद नहीं करता, शायद अब हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। जबकि सच्चाई यह हो सकती है कि वह व्यस्त हो। सिंपल सा, और रियलिटी भी यही है। ज्यादातर केस में यही निकल के आता है। लेकिन ओकम रेजर यही हमारी मदद करता है। अब इसमें करता क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ओकम रेजर क्या है? इस सिद्धांत का सरल अर्थ क्या है? जब किसी घटना के कई संभावित कारण हो तो सबसे सरल और कम मान्यताओं वाला कारण अक्सर सही होने की संभावना रखता है। जो सबसे इजी है कि अरे वो व्यस्त होगा, और अगर ई माइंड में आपके आ गया कि कोई किसी को फोन किया, फोन नहीं उठाया, तो आप अगर ये सोच ले कि अगर ये व्यस्त होगा फिर करेगा, तो आप दूसरा काम में आपका मन लगेगा। लेकिन अगर इन सब चीजों को छोड़ के आप ये सोच लिए इन सब में से कुछ भी, तो अब आपको आगे काम करने में मन नहीं लगेगा। यानी हर चीज को जटिल बनाने के बजाय पहले सबसे सीधा और सरल कारण देखिए कि इसका मेन रीजन क्या हो सकता है पॉजिटिव में। आगे आ जाइए। अब इसका उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप सोच सकते हैं इंजन खराब हो गया, मैकेनिकल फॉल्ट होगा, पूरी वायरिंग जल गई। लेकिन सबसे पहले क्या चेक करना होगा, और सबसे पहले चेक भी करते हैं, पेट्रोल है या नहीं है। क्योंकि अक्सर सबसे सरल कारण और असली कारण यही होता है ना। और सबसे पहले गाड़ी जब स्टार्ट नहीं होता है तो क्या चेक करते हैं कि पेट्रोल है कि नहीं है। आगे आ जाइए। छात्र जीवन में ऑकम रेजर जो है ये कैसे काम करता है? मान लीजिए किसी छात्र के टेस्ट में कम नंबर है, वह सोच सकता है टीचर मेरे खिलाफ है, पेपर जानबूझ के कठिन बनाया गया, मेरा किस्मत खराब है।
लेकिन सबसे सरल सवाल क्या है? क्या मैंने पर्याप्त अभ्यास किया था? क्या मेरी तैयारी पूरी थी? अक्सर जवाब यही मिल जाता है। अब ओवर थिंकिंग कैसे कम होता है? यहाँ पे हमारा दिमाग अक्सर बिना सबूत के कहानियां बनाने लगता है। ऑकम रेजर कहता है कल्पनाएं कम करो, तथ्य ज्यादा देखो। जब आप सबसे सीधा कारण ढूंढते हो तो अनावश्यक तनाव कम हो जाता है। अब इसको जिंदगी में लागू कैसे करना है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सरल कारण खोजिए। जब कोई समस्या है खुद से पूछिए इसका सीधा और सामान्य कारण क्या हो सकता है। दूसरा, अनुमान कम लगाइए, तथ्य पर ध्यान दीजिए, कल्पनाओं पे नहीं। समाधान को जटिल मत बनाइए, अक्सर सबसे अच्छा समाधान वही होता है जिसे समझना और लागू करना आसान होता है। यह सवाल हमेशा पूछिए, क्या मैं इस समस्या को जरूरत से ज्यादा जटिल बना रहा हूं? बहुत बार जवाब आएगा कि हाँ, बना रहा हूं। और ऐसा होता भी है, और आज के डेट में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। जीवन में कई समस्याएं इसलिए बड़ी लगती हैं क्योंकि हम उन्हें अपने दिमाग में जरूरत से ज्यादा जटिल बना देते हैं। ऑकम रेजर जो होता है हमें याद दिलाता है कि हर समस्या के पीछे कोई रहस्यमयी कारण नहीं होता है। अक्सर सबसे सरल उत्तर ही सही उत्तर होता है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी बात को लेकर के ज्यादा सोचने लगे तो खुद से पूछिए, क्या इसका और आसान और सीधा जवाब हो सकता है? शायद वही जवाब सही हो। बात समझ में आया? अब इसके एक लाइन में सार देख लीजिए। जितना अधिक आप चीजों को जटिल बनाते हैं उतनी ही समाधान दूर होता जाता है। सरल सोचिए, स्पष्ट सोचिए और तेजी से आगे बढ़िए। अगला पॉइंट पे आइए, 5 वाई फ्रेमवर्क। 5 बार क्यों पूछने की शक्ति। 5 बार खुद से पूछना है क्यों, 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 क्यों। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ इसको समझिएगा। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं ढूंढ पाते क्योंकि वे लक्षण को ठीक करने की कोशिश करते हैं, असल कारण को नहीं। अगर किसी पेड़ के पत्ते बार बार सूख रहे हो तो केवल पत्तों पर पानी डालने से समस्या हल नहीं होगी। आपको जड़ों तक पहुंचना होगा कि आखिर क्या रीजन है। इसी सिद्धांत पर आधारित है 5 वाइज फ्रेमवर्क। इसका मतलब है किसी समस्या के पीछे छिपे असली कारण तक पहुंचने के लिए लगातार क्यों पूछते रहो। आमतौर पर 5 बार क्यों पूछने पर समस्या की जड़ सामने आ जाती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, इसका वास्तविक उदाहरण समझिए। मान लीजिए एक छात्र परीक्षा में फेल हो गया। अक्सर यही होता है, मैं फेल हो गया और यहीं पे काम खत्म। लेकिन वही 5 वाइज फ्रेमवर्क क्या कहता है? पहला बार पूछो वाई 1, पहला बार पूछे क्यों। मैं फेल क्यों हुआ? क्योंकि मेरे नंबर कम आए। ठीक है, सबसे पहले जवाब यही आएगा। दूसरा बार फिर पूछो मेरे नंबर क्यों कम आए? तो क्योंकि मैं कई प्रश्न हल नहीं कर पाया। क्योंकि आप सारा क्वेश्चन अगर सॉल्व करके आते तो नंबर तो कम आता नहीं। तो दूसरा रीजन यह होगा। तीसरा बार फिर से पूछिए कि मैं प्रश्न हल क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मेरा अभ्यास पर्याप्त नहीं था। क्योंकि उस चीज के बारे में आप नहीं जानते थे, प्रैक्टिस नहीं था। अभ्यास प्राप्त पर्याप्त क्यों नहीं था? क्योंकि मैं नियमित पढ़ाई नहीं कर रहा था। मैं नियमित पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि मेरा टाइम टेबल और मोबाइल उपयोग नियंत्रण में नहीं था। और यही ओरिजिनल रीजन। यहाँ पे काम कहाँ पे करना है? अपना टाइम टेबल सुधारना है, खुद को डिसिप्लिन में लाना है। और सारा अगर इसको सुधार लिए तो बाकी का सारा कुछ अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन हम लोग कहाँ सुधारने में लगे रहते हैं? यहाँ पे मेरा नंबर कम क्यों आया, मेरा नंबर कम आया। लेकिन सुधारना कहाँ पे है? आपको यहाँ पे सुधारना है। अब देखिए, समस्या फेल होना नहीं था, असली समस्या था अनुशासन और समय प्रबंधन की कमी। यदि छात्र केवल फेल हो गया पर ध्यान देगा तो अगली बार भी वही होगा। लेकिन अगर वह जड़ पर काम करेगा तो परिणाम बदल जाएगा। बात समझ में आया? यह फ्रेमवर्क इतना प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि आपको यह सतह से गहराई तक ले जाता है। ज्यादातर लोग समस्या देखते हैं, कुछ लोग कारण देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जड़ तक पहुंच पाते हैं। और जो जड़ तक पहुंच जाता है वही अस्थायी समाधान ढूंढ पाता है। बात समझ में आया? इसे अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए क्या करना है? किसी एक समस्या को लिखिए, खुद से पूछिए यह क्यों हुआ। जो जवाब मिले उसके ऊपर फिर से लिखिए क्यों हुआ। यह प्रक्रिया तब तक दोहराइए जब तक वास्तविक कारण न मिल जाए। फिर केवल लक्षण नहीं, फिर जड़ पर काम कीजिए कि ओरिजिनल रीजन है कहाँ पे, आपको काम कहाँ पे करना है। 5 बार जब हमने क्यों पूछा तो ओरिजिनल रीजन कहाँ पे निकल के आया? वहां से तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। आगे आ जाइए। एक महत्वपूर्ण सावधानी, 5 वाई का उद्देश्य खुद को दोष देना नहीं है। हर बार खुद को दोष देते जाइएगा तो ऐसा नहीं कि खुद को बहुत ज्यादा दोषी मान लेना है। इसका उद्देश्य है समझना, सीखना और सुधार करना। हर बार अगर हर क्यों के बाद आप केवल खुद को दोष देते रहेंगे तो आप समाधान तक नहीं पहुंच पाएंगे। सवाल जिज्ञासा से पूछिए, आरोप लगाने के लिए नहीं।
ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं की शाखाओं को काटते रहते हैं लेकिन उनकी जड़ों को नहीं छूते। 5 वाई फ्रेमवर्क आपको हर समस्या की गहराई तक जाने की ताकत देता है। अगली बार जब कोई समस्या आए तो तुरंत समाधान ढूंढने के बजाय 5 बार क्यों पूछिए, क्योंकि सही जवाब अक्सर पहली परत के नीचे छिपा होता है। और इसका एक लाइन में अगर सार हम देखें तो बस इतना ही है कि जब तक हम किसी समस्या की जड़ नहीं समझते तब तक हर समाधान केवल अस्थायी मरम्मत है। और उम्मीद है कि सारा चीज आप एक कॉपी में नोट किए होंगे और जो बताया गया उसको करके देखिए कैसे आपकी सोच बदलती है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक और वीडियो बहुत ही प्रॉपर तैयार कर रहे हैं और उस पर भी काम चल रहा है, अभी रिसर्च चल रहा है। जैसे ही रिसर्च पूरा होता है तो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।